वोटिंग जो भी हो रही है वो वोट चोरी से हो रही है और बीजेपी जीत रही है, ये पता चला तो हड़कंप मच गया। अब बिहार में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि आपने तो देखा 2 मंत्रियों को इसी तरह से भगाया है लोगों ने कि वो धोती लेकर भाग गया। नीतीश कुमार जैसा साथी होने से ना होना अच्छा है, ये बीजेपी भी जानती है। ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं बिहार में। देखिए, जितने ये चोरी से जीतना चाहते हैं वो सिस्टम को अविचल दिखा रहे हैं, लेकिन उतना राहुल गांधी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोगों का राहुल के प्रति विश्वास बढ़ते जा रहा है। मैंने हमेशा ये कहा है कि मोदी जी अपने साथ अपनी पार्टी और आरएसएस को लेकर डूबेंगे। सर, केजरीवाल आरएसएस और उनके इकोसिस्टम से पूरी तरह से मिले हुए हैं, ये मैं पहले दिन से 2011 से कह रहा हूं। मोदी कामयाब केजरीवाल है और केजरीवाल नाकामयाब मोदी है, इतना ही फर्क है, बस समझ लीजिए आप। इससे ज्यादा कहने की क्या जरूरत है। ये जो संघ का इकोसिस्टम का जो नेचर है, प्रकृति है, वो केजरीवाल में भी है, उसकी पार्टी में भी है, वो वही है, वो अलग नहीं है, समझिए आप बात। सर, उनका जन्म ही है ना, आंदोलन का जन्म। उनका पहला आंदोलन कौन सा था? आरक्षण विरोध। उनका ब्राह्मणवाद जो है वो आरएसएस वाला ब्राह्मणवाद है, और वही वो यहाँ पर राम की मूर्ति बनाएंगे कहते, तो दिल्ली में थे तो बोलते थे हनुमान की मूर्ति बनाएंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं भाई राजू परुलेकर जी। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। राजू भाई मुझसे कह रहे थे कि इतनी बारिश हो रही है दिल्ली में, आप छुट्टी क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो मैंने इनसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो 75 साल के होने वाले हैं, लेकिन अब ये तय हो गया कि रिटायर नहीं होंगे, वो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं इस मौसम में, जापान जा रहे हैं, चाइना जाएंगे, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है, पता चले 2-4 छोटे मोटे देश और निपटा के आए, तो फिर हम लोग को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या करने गए हैं सर जापान और चाइना? आपको क्या लग रहा है? रोना गाना तो देख ही लिया गया, 8 साल से जापान में है, लेकिन पीएम को देख के आंसू आ गए, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? खैर, बाकी बातें कर लेते हैं, ये सब तो होता ही रहेगा इनका। नहीं सर, ज्यादा तो हो ही रहा है, बाकी बातें तो कर ही लेते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा कर लेते हैं। रुदाली भारत के झंडे, अब भारत के झंडे सर 15 अगस्त और 26 जनवरी छोड़कर हिंदुस्तान में नहीं मिलते ऐसे रास्ते पे इतने, तो विदेश में तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो यहीं से लेके जाते हैं। फिर रुदाली, रोने वाली औरतें, जिनको रुदाली कहते हैं, तो वो रोने वाली औरतें भी इतनी जापान में अनसेफ महसूस करती है 8 साल रहने के बाद, जबकि प्रधानमंत्री आने के बाद सेफ महसूस करती है। काश हिंदुस्तान की लड़कियों के नसीब ये प्रधानमंत्री मिलता, समझी तो। वो और प्रधानमंत्री जी चाहें तो अपनी जहाज से वापस ला सकते हैं। क्या कर रहे हैं जापान में? हम लोग तो भारत में ही हैं और खुश हैं। हाँ, उनको भी हम भारत जाते हैं आके खुश वहां, रहना इतना चाहिए। सुरक्षित है, तो वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं सर, कुर्बानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जापान से शूट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो टेंशन उनको लेने की जरूरत नहीं, एनआरआई को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जहां से चाहो। अब वैसे भी अमेरिका बहुत लोगों को भेज ही रहा है, डिपोर्ट भी कर रहा है। और सर, सबसे बड़ी बात यह कि जापान और चीन जाने का कोई वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक विजुअल्स लोगों के सामने, स्पेशली अंधभक्तों को अपनी श्रद्धा में कायम रखने के लिए ये एक विजुअल दे रहे हैं, वरना चीन में जाके क्या बात करेंगे आप बताइए मुझे, क्या बात करें? ज्यादा से ज्यादा चीन का ही फायदा होगा, यानी चीन के लिए व्यापार खुला हो जाएगा, जो टिकटॉक चालू हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए गाने वाने हो सकते हैं, अच्छा हो जाएगा। और बाकी तो आने वाले लोगों के लिए वीजा वगैरह शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अडानी की जरूरत है। खुद चीन ने एप्पल कंपनी से 600 इंजीनियर अपने वापस बुला लिए। वो अपने ऊपर मेहरबान नहीं हो रहा है। जी जिनपिंग पूरी तरह से बांप लिया है कि इनमें कितना दम है। और जापान के साथ वही बात, हम लोग अपनी अपनी रिजर्व करेंगे, बुलेट ट्रेन, वही स्टोरी। यानी स्क्रिप्ट राइटर नहीं सर, स्क्रिप्ट भी नहीं बदल रहा। यानी जावेद अख्तर अगर 20 बार दीवार लिखते तो 20 दीवार फिल्में आ जाती, तो कितना आपको ही देखता क्या? अब इनकी फिल्में कैसे देख रहा है? ये क्या बात कर रहे हैं? और जापान और चीन जाके आप अमेरिका के 50% जो टैरिफ, 50% टैरिफ जो लगा है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलग टाइप का हमारा टाया है अमेरिका और इंडिया का। जापान से अलग है, और जापान वो इकोनॉमी नहीं है जो इंडिया के साथ इतनी वो है, इतना पैसा हमें इंडिया का माल खपा पाए, सबसे बड़ी बात। हाँ, एक्सपोर्ट। जापान देश ही इतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, चीन को हमारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
हमारे लद्दाख की जरूरत है और साहेब उनको देने के लिए तैयार है, बोलेंगे कि मुझे बस कुर्सी में बैठने दो जब तक मैं हूं, आप जो चाहे लो लद्दाख क्या, आप अयोध्या में, वो वैसे भी बोल रहे थे। अभी अभी देखिए यही आदमी जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर प्रधानमंत्री बने जबरदस्ती, वो व्यक्ति गणेश जी के बारे में ये कह रहा था कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी क्यों लाते हो। बिल्कुल अभी 2 बिल्कुल महीने पहले चाइना के खिलाफ, यानी ये तो एक रेसिज्म भी है सर। बिल्कुल छोटी आंखें बोले तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में सारे लोगों की है, हम लोग उनको चिंकी बोलते हैं, जो जो उनका अपमान है, जो बिल्कुल एक इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को और चीनी लोगों को और जापानीज लोगों को अपमानित कर रहे थे, मंगोलियन वंश को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो यूरोप है। हाँ, और बात यह है कि अभी वहीं जाके नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, सॉरी, हाँ एशियन, तो अभी वहीं जाके नाक रगड़ रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बताता हूं, अब विजुअल के लिए देश तो बचे नहीं है। एक देश है जो जिसमें बर्बादी पूरी हो चुकी है, वो है केनिया, दूसरा है कॉन्गो, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर रशिया में तो बस इन्होंने वॉर ही इनकी वजह से हुआ, ऐसा ट्रम्प कहते हैं। लेकिन वहां जाके जेलेंस्की को ये मिले और बर्बाद हो गए, यानी वो भी बैंड बज गए। तो ये सारी चीजों को अगर आप पकड़ें तो कुल मिला के इनके लिए जो भी देश बचे हैं, मुझे लगता है अफगानिस्तान जाना बाकी है, तो सुझाव दे देते हैं तो प्रधानमंत्री अफगानिस्तान जाके आए, वहां रोने मैं के लिए आपको औरतें मिले, आपको बता दूं हम्म। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं, शायद रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री, उनको भारत आने की बात है, ये बात चल रही है, भारत को आना है, और उसके लिए यूएनएससी से परमिशन मांगी गई है कि उनको भारत आने दिया जाए। तो अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे बनाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान प्रधानमंत्री जाएंगे तो रोने के लिए औरतों को अलाउ नहीं करेंगे ना सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, ये प्रॉब्लम है, और ये सारी लड़के रो बहुत सारी सकते हैं, प्रॉब्लम है, उससे लड़के उससे लड़के बिगड़ी रो बहुत सकते सारी हैं, प्रॉब्लम है। हाँ लड़के रो सकते हैं, ऐसा क्या है? हाँ, ये है उसके लिए एक शब्द भी है, लेकिन उसमें मैं पढ़ूंगा नहीं अभी नहीं नहीं, लिखा बिल्कुल है। नहीं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि सर, चाइना और जापान का प्रधानमंत्री मोदी का जाना सिर्फ एक विजुअल क्रिएट करना है, बाकी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी बेड़ा गर्द हो चुका है। और रोज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, हम एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स है, टेक्सटाइल यूनिट्स हो, कई सारी, सूरत है, बॉम्बे से सूरत तक इतनी सारी कंपनियां बंद होने जा रही है कि आप बेकारी का गिन नहीं सकते, इतने बेकार पैदा होंगे। ऊपर से हमारा ट्रेड जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अब ये रूस का जो चक्कर है, रूस का जो ऑयल लिया है, वो हमने तो लिया नहीं, हमें तो मिला नहीं, हम तो इथेनॉल ही डाल रहे हैं पेट्रोल में अपनी गाड़ी को बर्बाद करने के लिए। ये जो रिफाइंड ऑयल बना के बेचा है वो अंबानी ने बेचा, यानी बेचा, रूस से लिया ऑयल मोदी ने खाए कमीशन, यानी मोदी की पार्टी ने और आरएसएस ने की अय्याशी, अंबानी ने उससे मुनाफा कमाया और बेचा यूरोप को, और भुगत रही भारत की जनता। जिसका और कहीं कोई कल रोल तो नहीं है। अडानी ने सर 10,000 करोड़ का एक नया प्लेन लिया है, जेट प्लेन, जिसके नहीं नहीं, अंदर आपने बढ़ा दिया। अडानी से आपकी नाराजगी है तो रेट मत बढ़ाइए, 1,000 करोड़ का ही है। 1,000 करोड़ का है, लेकिन सर 35 करोड़ का इंटीरियर किया गया है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। नहीं, उसके ऊपर मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं कि उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री ने हमें स्वदेशी का घूट पिलाया, 2 पैक स्वदेशी के पूरे देश को पिलाए गए। तो जैसे पूरे 2 बूंद पोलियो के पिलाते थे, वैसे प्रधानमंत्री ने पिलाया। तो और उसमें उन्होंने बात ये की, आप देखिए कितनी कितनी असभ्यता, मूर्खता और ये सारी कपट नीति और पागलपन उसमें भरा हुआ है। बोलते हैं कि गोरा है, काला है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं, इंडिया में इन्वेस्ट करो। तो ठीक है, तो ब्लैक मनी, इसका मतलब आपको इस बार सर टैक्स पे करना ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमको ब्लैक मनी इन्वेस्ट करना है, बस इन ब्लैक मनी हो तो कोई उसमें फर्क नहीं उसमें राजू भाई, जो सबसे इंटरेस्टिंग था, आप महाराष्ट्र से हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी, मतलब पूरे देश ने स्वदेशी आंदोलन देखा था, हम लोग के बाप दादों ने एक जमाने में देखा होगा, सुजुकी की फैक्ट्री में बैठ के
मतलब मारुति होती तो चलो कहते आधा हिंदुस्तानी है, सुजुकी की कंपनी में बैठ के उसकी कार का उद्घाटन आप कर रहे हैं, वो कार जाएगी यूरोप, वितारा वगैरह कुछ आई है वो, और उसका करते हुए आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसमें पसीना गिरता है भारत का, वो हमारे मेरे लिए स्वदेशी है, जिसमें किसी भारतीय का पसीना गिरता है। मतलब पसीना भारतीय गिराए, प्रॉफिट विदेशी कमाए, और उसको हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहें कि वो स्वदेशी है। क्या क्या मजेदार चीज है ये। सर। और प्रधानमंत्री के ग्लासेस से लेके, कपड़े से लेके, गाड़ी से लेके, सुरक्षा व्यवस्था से लेके, हर चीज, नहीं तो सब जूते। कुछ देखिए, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। देखिए राजू भाई, आप पॉइंट मिस कर जाते हैं। उन्होंने कह दिया पसीना भारतीय का गिरा हो, अब वो जितना वो मैं पहनते हैं चश्मा, गाड़ी वाड़ी, उसको खरीदने के लिए पसीना तो आप और हम ही गिराते हैं ना, हमारे और आपके टैक्स से गिरता है, तो वो हाँ, हो ये गया बात तो स्वदेशी। है। अब वो विदेशी है ही नहीं। वो सब खरीदने में प्रधानमंत्री जी का जो कुछ खरीदा गया है, यहाँ तक कि उनका जो भोजन भी आता है, सुना है बाहर से आता है, मैं तो नहीं प्रीवी नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन अगर मशरूम भी बाहर से आता है तो वो सब खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो हमारे आप जैसे लोगों के पॉकेट से जाता है। तो हिंदुस्तान का पैसा लगा है तो हिंदुस्तानी है। ये मोदी जी का नया स्वदेशी है। एक स्वदेशी गांधी जी ने दिया था, एक हमको मोदी जी ने दे दिया। और वो गांधी आश्रम में देखा ना, वो एक पोस्टर लगा है, उस पे ऊपर गांधी जी की इतना सा चित्र है और वो मोदी जी का इतना बड़ा चित्र है, खुद गांधी जी के म्यूजियम में। तो इसका गांधी तो जी का है चित्र। आपको इस पर खुश होना चाहिए कि अभी भी गांधी जी के म्यूजियम पे गांधी जी का चित्र लग रहा है। एक वक्त आएगा जब गांधी के म्यूजियम पे अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चित्र होगा। खैर, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो उतना ही जरूरी मुद्दा है। अमेरिका जिस तरह से, देखो चलो 50% टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, 50% टैरिफ लगा दिया, तुमको जो करना है कर लो, ये होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार। पहले भी सैंक्शन लगा है भारत के ऊपर। लेकिन उसके बाद खास तौर पे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अपना जो बुलडॉग है पीटर नवारो, उसको बिल्कुल छोड़ दिया है कि तुम जितनी चाहो उतनी बदतमीजी करो। वो लगातार ट्वीट कर रहा है, रशिया यूक्रेन वार को मोदीज वार कह रहा है। मोदी की प्रार्थना करती हुई जो धार्मिक फोटो यहाँ खिंचवाई जाती है चुनाव वगैरह में, उस तरह की फोटो पोस्ट कर रहा है। कुछ पर्सनल पर्सनल ज्यादा नहीं लग रहा है अमेरिका का? देखिए, इसमें पर्सनल तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जयशंकर साहब और अजित डोभाल साहब में जो वॉर, इंटरनल वॉर है, वो एक तरफ है। दूसरा ये है कि अंबानी जी का जो रूस के साथ जो अंबानी जी का व्यवहार हुआ है, यानी तेल लिया है उन्होंने, अमेरिका के जो स्टैंड था, जो यूक्रेन को मदद करने का, उसके खिलाफ जाकर वो किया है। और तीसरी बात यह है कि ट्रम्प ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी तरह से हिंदुस्तान उनके हाथ में आ जाए, चंगुल में आ जाए। जो ब्रिक्स का जो मामला है, वो ब्रिक्स का जो मामला है, उसमें हिंदुस्तान थोड़ा भी नई करेंसी, ब्रिक्स की अपनी करेंसी, इसमें ना पड़े। ये एक है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि ट्रम्प की पर्सनल बात जो है, मैंने आपको कहा था कि बाइडेन साहब जब प्रधान अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त इन्होंने उनको मिलने से इनकार कर दिया था, प्रधानमंत्री ने। और दूसरी बात, ट्रम्प के बारे में भी ये कहते हैं कि जिन 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 लोगों को वो बहुत गले लगाते हैं, उनको आखिर ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। ट्रम्प की भी एक अपनी एक स्टाइल है, जीने की धनकड़ अंदाज बना है, दे धनकड़ बना देते हैं। अलंकड़ बना देते। तो मोदी जी को उन्हीं का जो दवा है वो पिला रहा है ट्रम्प। और विदेश नीति तो है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, जो इसका दुर्भाग्य जो है, इसका भोग जो है, इसकी जो नुकसान है, वो हमको भुगतना पड़ रहा है। मोदी जी नहीं, मोदी जी तो मजे कर रहे हैं, चीन जापान। वो राज कपूर का गाना था ना, चीन जापान ऐसा कुछ, वो सब मोदी जी का चल रहा है। तो जितने देश बचे हैं ना, आपको देखिए, लैटविया, स्लोवाकिया, आप आपने जो नाम जाने भी नहीं, माल्टा, वहां सब जगह मोदी जी अब फिर एक बार जाके आएंगे। जहां जहां अडानी पे वारंट नहीं निकला है, वहां जा सकते हैं मोदी जी अभी भी, तो वहां जाके आएंगे। और इन्होंने इतना किया है कि 4 बार ट्रम्प के फोन नहीं उठाए मोदी जी ने। ये खबर विदेशी न्यूज़पेपर में छपवा के लाई। तो अब 4 बार जर्मन। नहीं फोन उठाया तो बहुत दिखा होगा उनको टेलीफोन से 56 इंच का सीना।
तो गए थे क्यों वहां पर, जब ट्रम्प बाहर रिसीव करने भी नहीं आए। कोशिशों पे कोशिश चल रही है कि अडानी का गला कहीं ना कहीं से निकल आए वहां से, लेकिन न्यूयॉर्क और में तो, और ट्रम्प खुद कर नहीं सकते कुछ, तो वो भी एक मामला फंसा हुआ है। तो आप समझिए कि अब कुल मिला के एक ही बात बचती है जो हमारे बहुत पहले, यानी इनके 303 सांसद थे तब हमने कही थी वो बात अब बची है कि ये सारा जो गिरोह है गुजरात कार्टेल, वो भाग के रशिया में पनाह ले सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। इजराइल में पनाह ले सकता था, लेकिन इजराइल और अमेरिका से वो नहीं कर सकते ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इजराइल, तो इजराइल नहीं जा सकते। तो ये तो सुब्रमण्यम स्वामी का जो कहना है कि स्विट्जरलैंड में आलिशान मकान बनवाया है अडानी ने, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि यूरोप, एक बार हो गई बात तो बैंड बज गया तो यूरोप, पूरा यूरोप एक तरह से बात करता है। तो बस रशिया इनको पनाह दे सकता है, इसलिए अब मुझे लगता है कि ये रशिया, चाइना, चाइना के थ्रू रशिया, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी इसमें और भी कोई पेंच है कि जापान और रशिया फिर कैसे इक्वेशन आप बिठाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और मोदी का जो ज्ञान है, उसकी जो कमी है, उसका खामियाजा वो खुद और उनकी विदेश नीति और भारत देश भुगत रहा है। चलिए देश की तरफ लौटते हैं। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ आ रही है, सब कुछ आ रही है, उसका अचानक से तमाशा होता है। एक मंच जो कांग्रेस आरजेडी का मंच है, वहां से एक गाली आ जाती है, गाली का वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद वो गिरफ्तार भी हो जाता है बंदा। दावा किया गया कि वो तो बीजेपी से जुड़ा था, हालांकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, अभी तक मेरे पास का कंफर्मेशन नहीं है। और इसके बहाने ये हुआ कि पटना में कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है, सदाकत आश्रम, जो बहुत पुराना आजादी के आंदोलन के समय की जगह है, वो वहां पर हमला हुआ और पूरा मामला भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप जहां से देख पा रहे हैं वहां से, मतलब महाराष्ट्र में आप हैं, वहां से वहां के अखबार और बाकी सब जो होंगे किस तरह से लिख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया तो हम लोग सब जगह से एक साथ देख ही रहे हैं और आपके जो कांटेक्ट होंगे उनसे बात हो रही होगी। तो बिहार में क्या वाकई घबरा गए हैं? कोई चाणक्यबाजी चल नहीं पा रही है इस बार, क्योंकि राहुल गांधी एकदम हेड ऑन ले रहे हैं। इधर ये लोग पटना में हमला कर रहे थे, उधर उनका भाषण लगातार जारी था, वो रुके नहीं। देखिए सर, बिहार में यूं हुआ कि वोट चोरी पूरी तरह से अब यानी पूरी तरह से खुल गई है। हिंदुस्तान के हर कोने से वोट चोरी जिस तरह से हुई है, एक एक घर में पूरा गांव समाया हुआ है, वो सब पता चल रहा है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन, परमिनेशन कॉम्बिनेशन, ज्ञानेश गुप्ता साहब जो समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को, वो सब आ रहा है बाहर। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बिहार में कुछ भी हो तो लोगों को पता चल गया कि ये वोट चोरी करके जीतते हैं। अभी तक ये आश्वस्त होते थे। देखिए, कितना भी विपक्ष ने उछल कूद की, तब भी इनको लगता था कि वो इनका कूल कायम रहता था। जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उससे पहले गुजरात में, फिर लोकसभा में, ये लोगों को लगता था इतने एंटी इनकम्बेंस, ये लोग इतने खफा है इनके खिलाफ, फिर भी यार इतने शांति से कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी से वोट आ रहे हैं। उनको दिखावे के लिए, बस नेपथ्य के लिए वोटिंग करनी थी। अब क्या हुआ सर, वोटिंग वोटिंग जो भी हो रही है वो वोट चोरी से हो रही है और बीजेपी जीत रही है, ये पता चला तो हड़कंप मच गया। अब बिहार में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि आपने तो देखा 2 मंत्रियों को ऐसी तरह से भगाया है लोगों ने कि वो धोती लेकर भाग गया अपने ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हो रही है लोगों का, आपको तो एक भारत के लोगों की एक खासियत है कि जब प्यार करते तो इतना प्यार करते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। जैसे मोदी जी ने उसका अनुभव किया है 2014 में। और जब गुस्सा होते हैं किसी पे, ये सारी इंदिरा जी ने भी अनुभव किया था। तो गुस्सा होते तो बस वो कुछ भी नहीं, यानी प्यार करते तो सारा शर्ट आपका मेडल से भर देते हैं, और जब गुस्सा हो जाते तो बटन भी खींच लेते हैं। तो वो अब बटन खींचने वाली बात आ गई है। अब खुला नहीं, आपको बटन शर्ट वर्ट निकाल के वापस भेज देंगे। तो अब तो करे क्या सर, बिहार में वोट चोरी करके चुन के आ नहीं सकते। एक्चुअल वोट में डाला जाए तो इनको 2 नंबर्स में भी वोट सीट्स नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार की तो ऐसी, नीतीश कुमार जैसा साथी होने से ना होना अच्छा है, ये बीजेपी भी जानती है।
ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं बिहार में। और एक दूसरा ये है कि बिहार अगर बैंड बजती है इनकी, तो ये पता चल जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब कोई बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हो तो ज्यादा से ज्यादा इनकी कोशिश यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सारे भ्रष्टाचार खुलने के बावजूद अविचल नजर आए। यानी ज्ञानेश कुमार जी आपके सामने दिखा भाई उनको कि अरे भाई साहब, ये बिल्डिंग में 2 लोग नहीं रह सकते तो यहां पर पूरा गांव कैसे रहता है? तो वो बोलेंगे ऐसा नहीं, आप अपने लोगों पे शक नहीं किया करते, अपने लोग हैं, अपने हिंदुस्तानी, कुछ भी बोलते हो, उसका तर्क नहीं होता। जैसे कि बहू बेटियों की हम सीसीटीवी फुटेज देंगे, अरे सर ये कोई तर्क है? हर रोड गली चौराहा आजकल पगडंडी में लगे हुए हैं कैमरे, सीसीटीवी फुटेज। तो ज्ञानेश कुमार क्या वहां पर औरत आती है तो रोकने के लिए खुद जाते हैं क्या बीच में कि नहीं नहीं इनको जाने दीजिए फिर मैं आता हूं? तो ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सारी जो बकवास बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं वो करनी पड़ रही है चुनाव आयोग को, क्योंकि दबाव है। वही जुडिशरी की हालत है। जुडिशरी में देखो, एक जज साहब को लाया इन्होंने, 56 लोगों को बाईपास करके ऊपर लाया है। क्यों? क्योंकि वो आप जो यहां से जो चिट्ठी जाती है, हिरेन जोशी लिखते हैं, तुषार जी हाथ में थमा देते हैं और जज साहब वही उसको फाइनल डिसीजन डिक्लेयर करते हैं। ऐसे जज हैं, ऐसे जजेस को, या पहले स्पोक्स पर्सन थी आरती साठे महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में, तो ये सब क्या कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करके अपने हाथ में लेके चोरी से जीतना चाहते हैं। तो चोरी से जीतने के लिए जनता देगी नहीं सर इनको। चोरी देखिए, जितने ये चोरी से जीतना चाहते हैं वो सिस्टम को अविचल दिखा रहे हैं, लेकिन उतना राहुल गांधी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोगों का राहुल के प्रति विश्वास बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत घातक सिद्ध होगा अंततः बीजेपी, आरएसएस। और आरएसएस, मैंने हमेशा ये कहा है कि मोदी जी अपने साथ अपनी पार्टी और आरएसएस को लेकर डूबेंगे। ऐसे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं सर, कभी वो उनके बाद कुछ रखते नहीं है, क्योंकि जिसका भोग उन्होंने लिया है बाद में उसका भोग कोई ना ले सके, ऐसा ही करते हैं। मुझे डर है कि वो भारत देश का भी वैसे ही करके ना जाए। तो बिहार इलेक्शन उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, वोट चोरी पे पूरा विपक्ष एक दिखाई दे रहा था, आपने अपने मित्र को क्या सलाह दी? वैसे अब आपकी अपने मित्र से बात होती नहीं है, लेकिन आपके मित्र अचानक क्या हो गया, केजरीवाल साहब कहाँ आ गए और बिल्कुल उल्टा बोलना शुरू कर दिए। मतलब सीधे ये कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया। ये केजरीवाल साहब की मजबूरी है या फिर कुछ और है? क्योंकि अच्छा खासा सब एक साथ दिखाई दे रहे थे, संजय सिंह जाके बयान दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उसके बाद का क्या मतलब है? सर, केजरीवाल आरएसएस और उनके इकोसिस्टम से पूरी तरह से मिले हुए हैं। ये मैं पहले दिन से 2011 से कह रहा हूं। उस दिन किसी ने लिखा था, आपने ट्विटर पे देखा होगा, कि मैंने अन्ना जैसा गिरा हुआ आदमी नहीं देखा। तो मैंने नीचे उसके लिखा था, मैंने देखा है और केजरीवाल, ऐसा मैंने लिखा था। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो उसी का ये उनको कोई भी विपक्ष की एकता से उनको लगा कि ये सरकार जाएगी, तो वो ये चाहते हैं कि यानी जैसे कि बड़े भाई की सरकार जाती है तो छोटे भाई को मिलनी चाहिए। मैंने एक मेरी प्रोग्राम में, आपके नहीं किसी और के अन्य प्रोग्राम में कहा था, वो आपके प्रोग्राम में दोहराता हूं, मोदी कामयाब केजरीवाल है और केजरीवाल नाकामयाब मोदी है। इतना ही फर्क है, बस समझ लीजिए आप। इससे ज्यादा कहने की क्या जरूरत है? ये लिख के रखिए आप कहीं ना कहीं। लेकिन ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है कि संजय सिंह बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं, अडानी पे सवाल उठाते हैं और एकदम राहुल गांधी के सुर से सुर मिलाते हैं, कांग्रेस के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और 2 दिन बाद जो है केजरीवाल आकर ये सब बोल देते हैं। तो क्या दोनों तरह के लोगों को साधने के लिए ये किया गया है, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल में बंटवारा? सर ये कैसे होता है? तो संघ का ऐसा ही होता है ना। मोहन भागवत कुछ और बयान देते हैं 75वें साल में सबको, जैसे 75 हो जाते हैं हमको रिटायरमेंट की शाल ले लेनी चाहिए। फिर मोदी जी की तरफ से नड्डा जी कहते हैं कि कोई नहीं, हम शाल वाल देंगे, हम मोदी जी अमर है और मोदी जी जब 1000 साल आने वाले राज करेंगे। ऐसी जो बातें अलग अलग टाइप की, यानी वहां और एक कहता है कि मुसलमान और हिंदू भाई भाई है, बस हिंदू का मतलब है हिंदुस्तान में जो रहते हैं। फिर लिंचिंग करना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फौरन शुरू कर देती है।
तो ये ऑक्टोपस के कई हाथ होते हैं और अलग एक एक दूसरे के एकदम खिलाफ या अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये जो संघ का इकोसिस्टम का जो नेचर है, प्रकृति है, वो केजरीवाल में भी है, उसकी पार्टी में भी है, वो वही है, वो अलग नहीं है, समझिए आप बात। सर उसकी उनका जन्म ही है ना, आंदोलन का जन्म, उनका पहला आंदोलन कौन सा था? आरक्षण विरोध का। उनका ब्राह्मणवाद जो है वो आरएसएस वाला ब्राह्मणवाद है, और वही वो यहां पर राम की मूर्ति बनाएंगे कहते, तो दिल्ली में थे तो बोलते थे हनुमान की मूर्ति बनाएंगे। इन्होंने भजन किसी और के सुनाए तो इन्होंने अनूप जलोटा के शुरू किए। तो बात समझिए आप, ये अगर कपिला गाय लाएंगे तो ये गिर की गाय लाएंगे, फर्क कुछ नहीं है, गाय ही लाएंगे सर। और वही करेंगे जो मोदी कर रहे हैं, उससे भयानक है केजरीवाल व्यक्ति और उसकी पार्टी। आपको मैं बताता हूं कि ये अगर फैसिज्म का धोखा जो हिंदुस्तान को है उसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है, तो मोदी, शाह, आरएसएस, बीजेपी, इनके साथ केजरीवाल, आप पार्टी, सबको खत्म करना बहुत जरूरी है। और देश की जनता वो करेगी, उसमें मुझे कोई संदेह भी नहीं। चलिए, अब देश की जनता क्या करेगी देखेंगे। अभी तो मोदी जी जापान हैं और चाइना हैं, तो और भी अच्छी अच्छी तस्वीरें आएंगी, और भी रोती हुई, हंसती हुई, नाचती हुई तस्वीरें आएंगी। जनता, रोजगार ना मिले, रोजगार भले छिन जाए, आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ में बुरा हाल है, खासतौर पे टेक्सटाइल और हीरा इंडस्ट्री का। बाकी इंडस्ट्री से भी लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। कल अशोक वानखेड़े जी परसों हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि जो भदोही इलाका है जहां पर दरियां बनाई जाती हैं, कालीन बनाए जाते हैं, वहां लाखों लोग एकदम रातों रात बेरोजगार हो गए हैं। एक खबर ये आई कि बहुत सारे जो इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना बेस किसी और देश में ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, लेकिन मोदी जी आराम से अपना घूमते रहेंगे और लौट के गिनाएंगे कि एक गाली और बढ़ गई है। और केजरीवाल जी विपक्ष रहेंगे, विपक्ष में रहते 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 कब किसका काम कर जाएंगे ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अच्छी बात यह है राजू भाई कि वोट चोरी जो है पूरे देश में एक मुद्दे की तरह जा रहा है। चौराहे पर, हर जगह पर इस पर बात हो रही है, और बीजेपी चाह के भी इसको डाइवर्ट बहुत नहीं कर पा रही है, कोशिशें तो कर रही है। तो आगे भी बात करते रहेंगे। आप अपने गांव में हैं, एंजॉय कीजिए, फिर आपको डिस्टर्ब थैंक यू, करेंगे। बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।